नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम एशिया में वहां अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध में डटे हुए हैं, जिसमें ईरान ने दोनों देशों को बुरी तरीके से परास्त कर रखा है। लड़ाई अभी जारी है, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को संयुक्त रूप से एक तरीके से पीछे धकेल दिया है। और इधर भारत की अगर बात करें तो यहां भी इस समय चुनावी जंग अपने चरम पर दिखाई पड़ रही है, और खासकर पश्चिम बंगाल और असम और केरल में ये जंग दिखाई पड़ रही है। लेकिन बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो वहाँ ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीतना चाहती है। इसके लिए चाहे कितनी भी नैतिकता को ताड़ ताड़ कर दिया जाए। और ये आरोप लगा रही है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और पूरा का पूरा विपक्ष लगा रहा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग वहाँ अपनी मनमानी कर रहा है। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव है पश्चिम बंगाल को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की। 60 लाख से ज़्यादा लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया, इसको लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि उनमें से ज़्यादातर का मामला निस्तारित कर दिया गया है, यानी उसको हल कर लिया गया है। पर कैसे हल किया गया है, बहुत सारे सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि वो अगले 15 दिन तक, यानी चुनाव के पहले तक, वो पश्चिम बंगाल में ही कैंप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ वजह हैं। और उधर एक और बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग की तरह ईडी सीबीआई, चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, लेकिन ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे विभागों का किस तरीके से सरकार अपने विरोधियों को निपटाने में, परेशान करने में इस्तेमाल करती है, उसका भी एक उदाहरण आया है। और जिसमें कोर्ट से इन एजेंसियों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी मौजूद हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और बात की जाए अगर पश्चिम बंगाल की, इस समय 5 राज्य हैं, चुनावी राज्य, और सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की। चुनाव आयोग भी वहाँ बहुत पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। जहाँ तक मेरी सूचना है कि 5 राज्यों को मिलाकर उसमें 506 के करीब अधिकारियों की, कर्मचारियों की को हटाया गया है चुनावी ड्यूटी से। उनमें 485 के करीब केवल पश्चिम बंगाल से हैं, यानी केवल पश्चिम बंगाल की सरकार पर उसको भरोसा नहीं है, बाकी और राज्यों की सरकारों पर भरोसा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि केरल की सरकार पर भी भरोसा है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर नहीं। ये देश का चुनाव आयोग है, कैसे इसको देखा जाए, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए समित राज जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान हमारे आर्थिक स्थिति, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति पे नहीं है, देश की क्या चुनौतियां हैं इस पे नहीं है, देश कैसे बिगड़ती हुई स्थिति का मुकाबला करेगा इस पे नहीं है। उनका पूरा का पूरा ध्यान है कैसे वेस्ट बंगाल को जीता जाए और कैसे केरला में कांग्रेस को न जीतने दिया जाए। जी देखिए, राहुल गांधी की आपने भाषण सुना होगा जो केरला में उन्होंने दिया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जैसे आज तक आपने कभी वो ओवैसी साहब पे कोई ईडी और सीबीआई की रेड होती देखी क्या? क्या उन्हें अरेस्ट होते देखा? आपने ये देखा कि ओवैसी साहब हर प्रकार से देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं और बिल्कुल एक स्टैंड ऐसा लेते हैं जिससे कि मानी बात है कि हिंदुओं की भावना आहत होती है और वो पोलराइज होते हैं। लेकिन ओवैसी साहब को आज तक कोई नोटिस नहीं मिला, कभी उन्हें कोर्ट में सम्मन नहीं किया गया। कारण यह है, वो आप जानते हैं जी। इसी प्रकार से राहुल गांधी ने कहा, क्या आज जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, जो लेफ्ट के हैं, उनपे कोई आपने कार्रवाई होते हुए देखा? भारतीय जनता पार्टी को उनपे आक्षेप लगाते हुए देखा? उनपे कोई ऐसी टिप्पणी करते हुए देखा? कारण क्या है? अच्छा, आप ये बताइए, केरला में इलेक्शन किस तारीख को है और रिजल्ट कब आएगा? देखिए, बंगाल में तो इन्होंने दूसरी रणनीति अपनाई है, केरला में दूसरी रणनीति अपनाई है जी। और देखिए, इनको वहां सहूलियत होती है जहां पे सरकार इनकी हो। जैसे असम में इनको सहूलियत है, बिहार में इन्हें सहूलियत थी, वो सहूलियत इनको बंगाल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। लेकिन वो सहूलियत इनको केरला में है, क्योंकि केरला में कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्टों से इनकी सांठगांठ हो गई है। तो सीधी सी बात है कि इलेक्शन कराओ, आज 20 दिन के बाद काउंटिंग कराओ, उस बीच में हेरा फेरी करो, स्टेट गवर्नमेंट भी तुम्हारी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी तुम्हारी, और फिर वहां पे कांग्रेस को जीतने मत दो और
कांग्रेस जो है हाथ मलती हुई रह जाए और फिर कहो एफिडेविट दो तब हम जांच कराएंगे और ये सारी चीजें होती रहें। अब जैसे आपने देखा कि हमारी देश की माननीय वित्त मंत्री के पतिदेव किस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि सेकंड्स के अंदर लाखों वोट पड़ गए। तो देखिए बंगाल के अंदर जो है, और अमित शाह वहां क्यों बैठेंगे, वो इसके लिए क्यों नहीं बैठेंगे कि हमारे देश के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर की परेशानी हो रही है, कोविड से भी बदतर स्थिति होती चली जा रही है, लोग बिहार वापस जा रहे हैं और किस प्रकार से उसके लिए गृह मंत्रालय को सोचने की आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्री जी की बंगाल में उपस्थिति इसलिए आवश्यक है, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण वहां पे इनकी सरकार बिठाई जाए। लेकिन देखिए ये तो हो गया जो चुनाव आयोग करेगा। अब बताइए, जब चुनाव आयोग के ही परिवर्तित अधिकारी हैं और उन्हीं स्टेट के अधिकारी हैं जिन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे आपने बिहार में देखा जो बाहर से स्टेट से आदमी आए थे वो सारे अधिकारी उन स्टेट से आए थे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बिल्कुल अपोजिशन रूल्ड स्टेट से नहीं आए थे ना। इतना ज्यादा पक्षपात पूर्ण रवैया। फिर वहां गृह मंत्री बैठेंगे। अब मानी बात है गृह मंत्री ना बैठे अगर मान लीजिए और मैं गृह मंत्रालय के अधीन अधिकारी हूं, तो मैं तो तब भी अपने विवेक से काम करने की कोशिश करूंगा, संविधान के अनुसार काम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब मेरा आला अधिकारी ही जिसके ऊपर सारे मेरे ट्रांसफर पोस्टिंग के और मेरे पे इंक्वायरी कराने न कराने के अधिकार है, वही बैठा हुआ है और 1 घंटे बाद फोन करके कहता है कि स्वामी कुछ गड़बड़ी मत है, उन्होंने हमको ममता को हराना है, टीएमसी को हराना है और किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। बागे भैया, ईरान जाए भाड़ में, अमेरिका जाए भाड़ में, इसराइल जाए भाड़ में, फादरलैंड इसराइल हमारा जरूर है, लेकिन हमें तो केरला में और बंगाल में अपनी सरकार बनानी है। तो देखिए उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है। उनके लिए जो प्राथमिकता है आज के तारीख में वो है चुनाव जीतना। लेकिन जिस तरह से जनता प्रभावित है, जिस तरह से जनता परेशान है, उनकी उन्हें चिंता नहीं है। ये प्राथमिकता पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, ये प्राथमिकता है। और ये सत्तारूढ़ पार्टी के, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी की, वो असम में थे अभी, वहाँ चाय बागान में महिलाओं के साथ वो भी अपना चाय की पत्ती तोड़ रहे थे, उसके बाद फिर वो केरल में है। इन सारी चीज़ों से हाँ बीच बीच में ये बयान ज़रूर आ जाते हैं कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि गैस की दिक्कत है और पेट्रोल डीजल की दिक्कत है। इन सारी समस्याओं को अफवाह बताकर लोगों को अपने हाल पर छोड़ दे रहे हैं और जो लोग इसको बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि ये गलत खबरें हैं। आम जनता लेकिन इसको निश्चित तौर पर उसको समझ में आ रहा होगा कि उनकी सरकार क्या कर रही है। पर एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, 60 लाख मतदाताओं का बिहार में किया, सबको पता है, बिल्कुल क्लियर कट है। चुनाव आयोग ने तो अपनी शाख, अपनी इज्जत, अपना जो जिसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी, वो तो खत्म कर दी है, लगभग खत्म कर दी है, क्योंकि वो सीधे तौर पर दिखाता है अपने को और जानबूझकर मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी दिखाते हैं कि वो सरकार बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और बहुत बड़े हितैषी हैं और इस देश के विपक्ष के बहुत बड़े दुश्मन हैं, ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। कई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बताती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कर रहा है। अब आप देखिए कि वहां जो भेज दिया गया कि 47 लाख का निस्तारण हो गया, 60 लाख हटाए गए थे, उस निस्तारण में वो क्या कर रहा है। उन सुप्रीम कोर्ट को भी तो इस पूरे मामले को अगर हम लोग देखें, SIR जो हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका वो भी तो कई बार बहुत एक कह लीजिए कि संदिग्ध लगती है या लोगों को बड़ी तकलीफ इससे होती है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी नहीं सुन रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब चुनाव आयोग इस बात का खुलासा नहीं कर रहा है कि 60 लाख लोग जिनको हटाया गया है ये है कौन। अगर वो खुलासा हो जाएगा तो आपका सारा कुछ पता चल जाएगा, किनको आप शामिल कर रहे हैं मतदाता सूची में और किनको आप हटा दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सिस्टम को किधर ले जा रही हैं, क्या नज़ीर पेश कर रही हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न पूछा और क्योंकि बड़ा उचित प्रश्न है तो इससे जवाब देना भी टिप्पणी करने की बात यह है कि हम उनकी कार्यशैली, उनके फैसलों को कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, परिस्थितियां जो दिखाई पड़ती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ही कई बार
तमाम ऐसी चीज़ों पर सवाल उठा चुका है। उसको भी बहुत हैरानी हुई कि क्या कुछ हो रहा है इस पूरी SIR प्रक्रिया में। हम लोगों ने DB लाइव में लगातार सारी हियरिंग को बहुत कायदे से कवर किया है, लाइव कवर किया है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को यही होता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस SIR के मुद्दे पर वो चुनाव आयोग के ही साथ चला जाएगा, ऐसा लगता है। चूंकि उस जो SIR वो करके दे रहा है, उसी पर 2-2 राज्यों में अब चुनाव होते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी हो जाएंगे। इसलिए लोगों को लगता है कि वो ये जो चीज़ें हो रही हैं उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज ये बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बंगाल के अंदर दंगे हुए जी, और वहां पे कहा गया कि वहां पे जो न्यायिक अधिकारी थे उनको बंधक बना लिया, और जी। तुरंत उन्होंने बंगाल की सरकार पे आरोप लगा दिया। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है कि जब एक बार चुनाव आयोग के अंतर्गत पूरा प्रशासन आ जाता है और प्रशासन में अपने अधिकारियों को बिठा दिया है जिनको वहां की वास्तविक स्थिति का नहीं पता है, जी, और जो वहां के अधिकारी थे जो सालों से काम कर रहे थे, जिनको वहां के कल्चर के बारे में, वहां की पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनल राइवलरीज के बारे में पता है, वो उसको बेटर हैंडल कर सकते हैं, या वो अधिकारी हैंडल कर सकते हैं जो तुरंत वहां पोस्ट हुए हैं। लेकिन वो सब चुनाव अधिकारी हैं वहां के चुनाव आयोग के। अच्छा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी तो अब हमें माननी पड़ेगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। जबकि टीएमसी तो आज के तारीख में ममता बनर्जी इज ओनली ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, और द एडमिनिस्ट्रेशन एवरीथिंग इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द इलेक्शन कमीशन। जी। तो अब आज ये बताइए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, अच्छा ये बताइए, जो अशोक खरात का केस हुआ, भाई अशोक खरात के केस में हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति जिसका गुणगान हम लोग सुबह से शाम तक करते रहते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेते रहते हैं, अगर इस प्रकार का विभत्स कांड हुआ, इसका स्यू मोटो संज्ञान लेते हुए क्या हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कर सकते, महाराज इसकी जड़ तक जाइए और जो लोग भी के दोषी हैं और भारत की एप्स्टीन फाइल में जिन जिन लोगों का नाम भी है उन्हें जेल भेजिए और उनको राजनीतिक रूप से राजनीति से अलग कर दीजिए। लेकिन उसका तो वो संज्ञान ले लेते हैं कहीं पे तो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट है तो उनपे हम टिप्पणी कर नहीं सकते, उनकी मर्यादाओं का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, वास्तविकता ये है कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है, और ये हर, अब जैसे ये परवला का प्रभाकर ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि अगर सेकंड्स के अंदर लाखों वोट पड़ जाएंगे और ईवीएम में कौन से बॉक्सेस के अंदर वोट पड़ेंगे, कौन से काउंट होंगे, कितने वोट पड़ेंगे, कब वोट पड़ेंगे, सीसीटीवी फुटेज आप दिखाएंगे नहीं, क्या करेंगे, इलेक्शन कैसे करेंगे, आपको इस बात की भी चिंता नहीं। फिर कह रहे हैं अफवाहें मत उड़ाओ। भाई अगर अफवाहें उड़ा रहे थे तो मिट्टी का तेल आप पेट्रोल पंप पे क्यों बांट रहे हैं? फिर लोगों ने क्या किया कि वो स्टोव खरीद लिए, स्टोव खरीद लिया, वो मिट्टी का तेल उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक जो भारत के अंदर वो आ रहा था जहाज, वो मुड़ गया, वो चला गया चीन की ओर, कहने लगे पेमेंट की समस्या है, क्योंकि अब ईरान ने भी एक चालाकी का खेल खेल दिया है। अब ईरान कहता है एडवांस में पेमेंट करो तब तेल देंगे, नहीं आपको तेल ही नहीं देंगे। पहले वो एक आपको टाइम देता था पेमेंट करने के लिए, उसने कहा नहीं नकद, जिससे हमारे देश के अंदर नियम बना दिया है पेट्रोल पंप वालों को तेल तभी दिया जाएगा जब वो एडवांस पेमेंट करेंगे। अच्छा, वो भी ईरान कह रहा है युआन में पेमेंट करो, रुपए में पहले लेते थे, अब रुपए में नहीं लेंगे, अब डॉलर में भी नहीं लेंगे, अब युआन में लेंगे। हम चीन की करेंसी को मजबूत करेंगे और डॉलर को बहिष्कार करेंगे। यही रूस कर रहा है, यही ईरान कर रहा है, और काफी हद तक तेल जो है वो इन दोनों देशों से आता है। और भारत पे भी वो डिस्काउंट भी उन्होंने बंद कर दिया और कहते हैं युआन में पेमेंट करिए और एडवांस में पेमेंट कीजिए। तो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो हमारा आखिरी दरबार जो है, भाई अल्टीमेट तो भगवान है या जनता है। लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ा भगवान होता है, तो हम तो जनता से अपेक्षा करते हैं, लेकिन जनता बेचारी करे क्या? जनता दिल्ली के अंदर करे क्या कि जहां अरविंद केजरीवाल 6000 वोट से जहां पे ये था हारे हैं, और वहां पे 45,000 वोट आपने काट दिए। हरियाणा के अंदर एक ब्राजीलियन मॉडल 22 वोट डाल के चली गई, फिर कहते हैं साहब वो एड्रेस ठीक था, नाम ठीक था, फोटो गलत थी। अरे बिना फोटो गलत के आप समतराज मिश्रा जी, मेरे फोटो लगी हो उस इलेक्टोरल रोल पे जरा जाके वोट डालाइए, या मैं आपकी फोटो लगे हुए पे वोट डाला हूं, हमें पकड़ के पुलिस को हवाले कर देंगे, फर्जी वोट डालने आया है। और ब्राजीलियन मॉडल की 22 जगह फोटो लगी है, 15 औरतों ने जाके वोट भी डाल दिया और बाद में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वो फोटो गलत थी, बाकी चीजें ठीक थी। अरे यार, फोटो गलत थी तो इसका मतलब किसी को दंड मिला?
यही नोटबंदी के अंदर। हाँ जी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये घटनाएं लगातार हो रही है। महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में। और एक बात और है, विपक्ष ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे लगातार हो रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर संसद में तो चर्चा नहीं होनी है। विपक्ष को तो बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रमाणों के साथ, दस्तावेजों के साथ दलील दी जा रही है। अच्छा, एक बात और, ये जो मालदा में जो कुछ हुआ है वहाँ पर बुधवार को, वहाँ लोग, वो वही लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज़ हैं, जितने पैरामीटर आपने तय किए कि आपके पास ये हो, उन सारे लोगों के पास वो चीज़ें हैं और उनका नाम मतदाता सूची से गायब है। तो भाई ऐसा हो रहा है, और कोई एकाध केस हो तो बात समझ में आती है, लाखों की संख्या में ऐसे केस हैं और आप बता भी नहीं रहे हैं कि जब आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आपका क्यों नहीं नाम उसमें आ रहा है। और दूसरी ओर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो जाके ललकार रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। अरे भाई, यही घुसपैठिए अभी 2 साल पहले, आपको 1.5 साल पहले चुनाव हुआ था, चुनकर उन्होंने सांसद भी भेजे हैं, तब वो घुसपैठिए नहीं थे, अब वो घुसपैठिए बन गए हैं। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि घुसपैठिए हैं। एकदम पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है जैसे मनमाने तरीके से। ऐसे में फिर ये जो नाराज़गी है और गुस्सा है लोगों का, वो तो फिर दिखाई पड़ रहा है। इसमें चुनाव आयोग की ये जो भूमिका है, ये बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहा जाए कि एक हैरान करने वाली है। देखिए मिश्रा जी, दुनिया की सबसे बड़ी गाली अगर कोई है हमारे लिए, भारतवासियों के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी गाली है कि हम भारत के नहीं हैं और हम भारत विरोधी हैं। भाई आप सोचिए, जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए सर्वोच्च होते हैं, हमारे लिए सब कुछ होते हैं, वैसे ही भारत माता हमारे लिए सब कुछ है। अब ये बताइए, अखिल स्वामी का सन 52 में जन्म हुआ, 67 में हाई स्कूल किया, 69 में इंटरमीडिएट किया। अच्छा, उसके बाद इंजीनियरिंग कर ली इंडिया में, MBA कर लिया, नौकरियां कर ली, सरकारी नौकरी कर ली, प्राइवेट नौकरी कर ली, 74 साल की उम्र हो गई। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या मैं इसलिए देश का निष्ठा नहीं बनूंगा? भाई देखिए, डॉक्यूमेंट होना एक बात है। अब आपने अपना उदाहरण दिया, तो मैं बता दूं, उदाहरणों की भी कमी नहीं है। अमर्त्य सेन का उदाहरण था ही, नंदलाल बोस, जिनके चित्र संविधान में मौजूद है, संविधान की पुस्तक में, उनके परिजनों को आपने बाहर कर दिया है कि आप, और जबकि उन्हें वो कह रहे हैं कि भैया सारे डॉक्यूमेंट तो है, अब हम क्या करें, और कहाँ से डॉक्यूमेंट ले आए। तो यही बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आखिर उनके पास, हम कह रहे हैं, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या वो इस देश में रहने के अधिकारी नहीं? आप उनको मतदाता सूची से बाहर कर देंगे, देश की नागरिकता से आप उनको बेदखल कर देंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने तो अभी तक इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन, जब से मैं 18 साल का हुआ हूं, हर बार इलेक्शन दिया है, वोट दिया है। और मेरे पिताजी ने दिया है, मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने दिया। किस गांव के हैं, किस गांव में रहते थे, आज तक मैं वहां के, आप चले जाइए बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ में वो पंडित लोग निकाल देंगे पूरी जन्म कुंडली, मेरे कौन से रिश्तेदार कब आए थे, हम किस गांव के हैं, हमारी रिश्तेदारी क्या है, और हमसे कह रहे हैं आप देश के नागरिक नहीं है क्योंकि आपके पास कागज नहीं है। अब जब ये SIR शुरू कर रहे थे, मेरे को भी एसोसिएशन की तरफ से फोन आया, आ जाइए। मैं अपना वोटर ID कार्ड लेके चला गया। कहने लगे साहब, अपना 2002 में जो आपने वोट डाला था उसका ID कार्ड लाइए, किस वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला था, किस सीरियल नंबर पे डाला था, उसकी फोटोकॉपी करा के लाइए। अरे मैंने कहा 2002 में मैं नोएडा में था, 2002 में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, 2002 का, ये तो आपका चुनाव अधिकारियों का काम है कि उसको ट्रेस कीजिए। मैंने तो सन 52 से समझ लीजिए 70 में मैं 18 साल का हो गया था, उसी समय से मैंने वोट डालना शुरू कर दिया है और हर बार वोट डाला है। अब मैं कहाँ से लेके आऊं, नोएडा में कहाँ था, किस वोटर ID में था, उसकी वो लिस्ट कहाँ से लाऊं? इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे, जैसे आज के लिए इन्होंने गैस के लिए परेशान कर रखा है। तो अच्छा, उसमें जिसका मन आएगा काट देंगे, जिसका मन आएगा जोड़ देंगे। अच्छा, सुना है वहां पे फॉर्म 6 के नाम पे बंगाल के अंदर हजारों लाखों आउटसाइडर्स के वोट ऐड कर दिए गए हैं। तो देखिए, जब इस प्रकार का खुला खेल फरूखाबादी हो और बिल्कुल तानाशाही को थोपने का प्रयास हो गया हो, उसके बाद अब जनता ही कुछ, भगवान कुछ करे या जनता करे, भगवान तो देखिए कर रहा है। हम तो सनातनी लोग हैं, हम तो जानते हैं कि भगवान सृष्टि बहुत ताकतवर है और परमेश्वर बहुत ताकतवर है। तो परमेश्वर तो कर रहा है, एक गुंडे का दिमाग तो ठीक करवा दिया ईरान के माध्यम से। अब वो पता चला अपने ही अधिकारियों को, अपने ही सैन्य अधिकारियों को सस्पेंड और
डिस्कस करने में लगा हुआ है। और हाँ। ईरान जो है कभी उनका F-16 गिरा देता है, कभी फलाना गिरा देता है, कभी उनके पायलट को पकड़ लेता है, कभी कुछ कर लेता है। तो या तो ईश्वरीय न्याय होगा या तानाशाही का ये अंत। देखिए, देश के लिए एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष से मेरी बात हो रही थी जो विदेशी थे। एक फ्लाइट में जा रहा था, बगल में बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने इसी बात करने लगा। मैं कहने लगे, साहब देखिए, और ये मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा देखिए बहुत बड़ा खतरा है। आज के तारीख में भारत की सरकार जिस प्रकार से अमेरिकन लाइन और इजरायली लाइन को टो कर रही है, सारे देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। यूरोप खड़ा है, जापान खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, सब खड़े हैं खिलाफ। और फ्रांस जो है, जो इमेजिन नहीं कर सकता था, रूस और चीन के साथ वीटो कर रहा है। बिल्कुल जी। उस समय हम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं। वो कह रहा है इससे एक बहुत बड़ा खतरा है भारत को। उसने कहा इसका फायदा चीन उठाएगा। देखिए, तमिलनाडु के लोगों को, अगर वेस्ट बंगाल के लोगों को, केरला के लोगों को ये लगेगा कि हिंदी भाषी लोग, ये मछली नहीं खाने वाले लोग, ये हमें थोप रहे हैं और हमें दंगाई करा रहे हैं और हम पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान न करे वो हो जाए जो कि उसने कहा था। क्योंकि ये जो आज सत्ताधीश लोग हैं, ये देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए उतारू हैं। हिंदू मुसलमान में बांट देंगे, हिंदी और नॉन हिंदी में बांट देंगे, बंगाली नॉन बंगाली में बांट देंगे, मछली खाने वाले नॉन मछली खाने वाले में। इलेक्शन तो आप जीत जाएंगे क्योंकि आप बेईमानी करेंगे, धुर बेईमानी करेंगे। और ये मैं कहीं, मुझे कोई आशा नहीं है, ये अगर ईमानदारी का इलेक्शन हो, आसाम ये बुरी तरह हारेंगे, बुरी तरह से। क्योंकि कांग्रेस ने जो वहां रणनीति बनाई है, इतनी बढ़िया रणनीति बनाई है। एक तो उन्होंने बदरुद्दीन अजमल से अपना नाता तोड़ लिया क्योंकि वो हेमंत बिस्वा शर्मा का एजेंट था। हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है। और हिंदुओं के जो सबसे बड़े 3 नेता हैं, जो अहम नेता हैं, वो तीनों के तीनों आज के तारीख में कांग्रेस के साथ हैं। तो हिंदुओं में भी उन्हें ज्यादा वोट मिल रहा है, मुसलमान। लेकिन चुनाव आयोग है, बंगाल के अंदर क्लीन स्वीप है टीएमसी की। जी बिल्कुल, वही 20 सीटें कांग्रेस को कम से कम मिलेंगी जी कहीं बीजेपी। लेकिन निष्कर्ष मुझे पता है कि चुनाव आयोग किसी भी प्रकार से, और इसीलिए इजराइल के सामने इन लोगों की दबी हुई है। एक एप्स्टीन फाइल है, एक पेगासस है, और जो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से सारे हेरा फेरी होती है, वो भी इजराइल की है। इसीलिए आज के तारीख में इजराइल के साथ, जिसके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, वहां वो खड़े हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो खड़े। बिल्कुल। और ये जो संस्थाओं को अपने गिरफ्त में ले लेना और गिरफ्त में ले लेना और संस्थाओं का चुपचाप गिरफ्त में चले जाना, वो भी चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसके ऊपर इस देश के लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। और देश, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतिहास में वो कैसे याद किए जाएंगे। बहरहाल, दूसरी संस्थाओं की भी अगर बात करें कि चाहे ईडी है, सीबीआई है, लगातार बात होती रहती है। अब जिस तरह से वो एजीएल के मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और मोतीलाल वोरा को, उनको इस दुनिया से गए हुए कितने साल हो रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। पहले सीबीआई ने कहा कोई इस केस में दम नहीं है, अब ईडी भी कह रही है केस में दम नहीं है। इससे पहले उसी मामले में यहाँ राहुल गांधी को कह दिया कि कोर्ट ने कह दिया कि कोई दम इसमें नहीं है। ये सारी चीज़ें, और कई बार हम लोगों ने देखा अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत ही तल्ख भाषा में टिप्पणी की गई, फटकार लगाई गई फैसलों के दौरान। लेकिन ये जो एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां भी अपनी इस कार्य प्रणाली से आगे अपने को बदलने की कोशिश नहीं कर रही हैं। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ देखिए आईपैक के दफ्तरों पर ईडी और सीबीआई के छापों का दौर चल रहा है। ये सब चीज़ें ये क्या बता रही हैं? क्या पूरी तरीके से कोई वजह है, बड़ी वजह? क्योंकि स्वायत्तता बहुत कुछ है। अगर इनके प्रमुख चाह लें कि हम नहीं करेंगे, गलत करेंगे, हमको रोज़ सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, वही जैसे ट्रंप ने किया कि जनरल को हटा दिया, विरोध कर रहा था, हटा दिया जाए। तो ये आखिर ये कौन सा खौफ है, कौन सा डर है उनको कि मजबूरी में इस अल्पमत की सरकार के आगे उनको ये सब करने पर बाध्य होना पड़ रहा है? देखिए मिश्रा जी जो कह रहे हैं ना कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पोस्टिंग अच्छी नहीं मिलेगी, ये जमाने की, कांग्रेस के जमाने की चीजें हैं। आज के जमाने में जीपें पलटती हैं। वो विकास दुबे की भी गोली मार दी जाती है, जिसके पैरों में रॉड पड़ी थी और जिसके हथकड़ियां लगी हुई थी, और कहा गया था कि बंदूक छीन के मार रहा था, इसलिए इसको गोली मारनी पड़ी। देखिए यहाँ पे अब वो बहुत सारे केसेस हैं, क्या क्या मैं आपको बताऊं।
तो आदमी देखिए अपना सिर फोड़वाने से और जान देने से बेहतर समझता है भैया गुंडों का शासन है, गुंडों के साथ रहो, कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए असली मुद्दा यह है, नहीं एक चीज थोड़ा सा टोकूंगा आपको कि अगर ऐसा है आप नहीं कर सकते, आप अपनी नैतिकता को ताक पर रखने को मजबूर होना पड़ रहा है, आप उस पद को मत लीजिए। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आखिर इतना नैतिक पतन संस्थाओं का, उन संस्थाओं में काम करने वाले बड़े अफसरों का ये कैसे हो गया है, कितना क्यों हो गया है, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, अगर आप पद लेने से इनकार कर देंगे कल आपकी जीप पलट जाएगी। अभी देहरादून के अंदर एक ब्रिगेडियर साहब को एक बहुत तेज गाड़ी ने उड़ा दिया। अगर आपने किसी के बारे में कोई कहा और एफिडेविट दे दिया तो 10-12 साल से वो आईपीएस अधिकारी जेल में है। देखिए मैं समितराज जी एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए आपने अपने जीवन में आज तक कितने इनकम टैक्स रिटर्न में कितनी इनकम दिखाई है और कितने टैक्स दिया है, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कह रहा हूं जी। उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपने जिंदगी भर में 10 करोड़ रुपए कमाए हैं और करीब 2-2.5 करोड़ आपने इनकम टैक्स दिया है। तो मानी बात है कि आपके पास टोटल 8-10 करोड़ की इनकम एसेट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। अब आप बताइए, मुझे पता चले मैं आपके घर आया और मैंने देखा आपके पास 500 करोड़ का बंगला है, आपके यहाँ 10 नौकर हैं और 4 कुत्ते हैं और ऐसा लग रहा है कि आप तो अरबपति करोड़पति हैं और आप बहुत बड़ी चीज हैं, तो क्या मेरे दिमाग में प्रश्न नहीं उठेगा कि भैया इनकम टैक्स तुमने दिया 2 करोड़ का, कमाए 10 करोड़ और 550 करोड़ के बंगले में कैसे रह रहे हो? इसका माने तुम ईमानदार आदमी नहीं हो। आप मुझे बता दो, कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, कांग्रेस के दिल्ली में कितने दफ्तर हैं और किस स्थिति के दफ्तर हैं? झंडेवाला के अंदर आरएसएस का जो कार्यालय बना है उसकी 150 करोड़ की कीमत है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जनपद के अंदर 5 स्टार होटल का आरएसएस का और बीजेपी का दफ्तर है। 11 साल के अंदर आपने इतनी संपत्ति कमा ली और अपने को ईमानदार कहते हैं। 50 साल सत्ता में रहने के बावजूद आप बताइए, ये जो व्हाट्सएप से उड़ाया जाता है कि सोनिया गांधी विश्व की 4थी सबसे अमीर, राहुल गांधी के दिल्ली में कितने फ्लैट्स हैं और कितने मकान हैं? एक फैमिली का फार्म हाउस है, इसके अलावा उनके पास कोई अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आज दोनों इलेक्शन हार जाए, मकान किराए पे लेके रहना पड़ेगा उनको। और यहाँ पे स्थिति आई गई थी राहुल गांधी की, जब सदस्यता गई थी तुरंत घर खाली कराने का नोटिस मिला, वो किराए का घर ढूंढ रहे थे। मुझे याद है संदीप दीक्षित के घर में शिफ्ट होने की तैयारी हो गई थी उनकी पूरी। तो आप बताइए मिश्रा जी, तो हम अपने आंखों से देखें कौन ईमानदार बेईमान है कि ये जो पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों के पैसे से और गोदी मीडिया से सुनकर कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले बड़े ईमानदार हैं, कांग्रेसी बड़े बेईमान हैं। कांग्रेसी बेईमान हो सकते हैं, कुछ कांग्रेसियों के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति हो सकती है और वही लोग हैं जो आज कांग्रेस के पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं। आप गांव-गांव चले जाइए, कांग्रेस का वर्कर फटी चप्पल में, झुकी कमर में, 100 साल की उम्र में भी कांग्रेस के सिद्धांतों से और गांधी के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो भ्रष्ट लोग हैं और जो बिक गए, बिहार के अंदर बिक गए और झारखंड के अंदर बिक गए, उड़ीसा के अंदर बिक गए, हरियाणा के अंदर बिक गए, अरे महाराज ये लोग जो है, ऐसे लोगों ने ही इस देश को बर्बाद कर दिया है। जयचंद हैं और ये वो हैं जो मीर जफर हैं और इन्होंने ही देश को बर्बाद किया। तो गोदी मीडिया और इस टाइप के लोग, लेकिन अच्छे दिन आएंगे, देश के अच्छे दिन आएंगे। इजराइल और अमेरिका का जिस प्रकार से ये समर्थन किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग बिल्कुल तानाशाही को समर्थन दे रहा है और जिसके लिए सरकार ने नियम बदल के उनको कानून की परिधि से बाहर कर दिया है, ये सारी चीजें जनता भुगत रही है। लेकिन जनता भी, क्योंकि ये पूंजीपतियों का जो गोदी मीडिया बैठा हुआ उनके दिमाग को भ्रमित करता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनकी आंखें खोलने का और प्रार्थना करने का। राष्ट्रीय हित से जुड़ो, अपना भविष्य देखो, अपने बच्चों का भविष्य देखो। और ये देखो, सत्ता में बैठे हुए लोग के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश की सिटीजनशिप ले रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम्हारे बच्चे 500 रुपए रोज कमा रहे हैं और 500 रुपए किलो का गैस का सिलेंडर न खरीद पाने की वजह से गांव जाकर अपने जूते घिस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गंभीर चिंतन की बात है कि लोगों को इसको समझना चाहिए। और सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात है कि इन संस्थाओं का जो नैतिक पतन हो रहा है, ये बहुत ही इस देश को किधर ले जाएगा, इसको लेकर एक बड़ा वर्ग है देश का जो चिंतित है
और पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत हैरानी की बात है कि वहाँ क्या कुछ कर रहा है। और खुलेआम अभी तक तो ये लग रहा था कि जैसे कहीं न कहीं छिप कर लोगों से बचते बचाते कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे राज्यों में सफलता मिलती गई और अपने करता गया, अब वो खुलेआम इन सारी चीज़ों कर रहा है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि हाँ, ऐसा वो कर रहा है और करता रहेगा। चुनाव आयोग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद जो आपने कही, ये बात जगाई कि हर चीज़ की अपनी एक अति होती है, हर चीज़ का एक चरम होता है, उसके बाद फिर उसको नीचे आना ही पड़ता है। और एक शेर है भी ना कि जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है, वो शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। तो ये जब लोग सत्ता में रहते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, ये कभी जाने वाली नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को भी लग रहा था, आज स्थिति कहाँ है। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम लोगों को तो इस बात से ही बड़ी चिंता है कि हम ये जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारे तमाम जो विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, इनका इस तरीके का नैतिक पतन हो जाना ये देश के हित में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तमाम जानकारी आपने दी। और देखते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन ये चुनावी सरगर्मी ये इस तरीके की दिखाई पड़ रही है जैसे ये राजनीतिक दलों की वोट लेने की कोशिश ना हो, बल्कि एक दूसरे से दुश्मनी निकालने की कोशिश हो। और इस लड़ाई में चुनाव आयोग खुद एक पार्टी बनकर दिखाई पड़ रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।